ढे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस राज्य में उसका पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। इसका उत्तर है सी। हिमाचल प्रदेश में राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क खोला गया है और इसका मकसद संकटापन्न पादपों की सुरक्षा करना है। इसे नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के वन विभाग का प्रोजेक्ट है। इसे 1 करोड़ रुपए की लागत से मंडी जिले के जनजहली घाटी के भुलाह नामक स्थान पर खोला गया है और इसका मकसद इंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स को संरक्षण प्रदान करना है और इस दिशा में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। कमलांग टाइगर रिजर्व जो हाल में सुर्खियों में है, किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या फिर डी मणिपुर। इसका उत्तर है बी। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। यह हाल में सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोहित जिले में क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइट बेलीड हेरॉन देखे गए हैं। IUCN के मुताबिक पूरी दुनिया में मात्र 250 ऐसे पक्षी बचे हुए हैं, इसलिए इन्हें IUCN के रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में घोषित किया जा चुका है। कमलांग टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने खुद ट्विटर पर इन बातों की सूचना दी है। यह पक्षी पूर्वी हिमालय के फुटहिल्स, भूटान, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। हाल के समय में यह असम और अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में भी देखा गया है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राजा राजेंद्र चोल ने चोल राजधानी को तंजौर से गंगाई कोंड चोलपुरम में स्थानांतरित किया था। दूसरा, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल नरेश महिपाल पर आक्रमण कर उसे पराजित कर गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी और गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था और गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण कराया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर के पास कंस्ट्रक्शन काम को रोक दिया है और भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इस बात के लिए फटकार भी लगाई है कि यहाँ पर इस तरीके की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगाई कोंड चोलन नाम तब अर्जित किया था जब उन्होंने एक सुनहरे बर्तन में गंगा जल को सफलतापूर्वक अपने राज्य में पहुँचाया और उसके जल निकाय को पवित्र किया था। फिर उन्होंने एक शिव मंदिर गंगाई कोंड चोलेश्वर बनाया और चोल राजधानी को तंजौर से गंगाई कोंड चोलपुरम में स्थानांतरित कर दिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल नरेश महिपाल पर आक्रमण किया। बंगाल के आक्रमण का उद्देश्य गंगा नदी के जल को प्राप्त करना था और कहा जाता है कि बंगाल के पराजित शासकों ने अपने सिर पर गंगा जल लाद कर चोल राज्य में पहुंचाया था। इस विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी और गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया और गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण कराया। राजराज प्रथम चोल राज्य की वास्तविक शक्ति का संस्थापक था और उसने कांडलूर शालेल मरुत का विरुद्ध धारण किया था। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस बीमारी में सोते समय 10 सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। दूसरा, इससे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर गिरता है और कुछ सेकंड में मस्तिष्क मांसपेशियों को संकेत देने में विफल हो जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड के डिस्को किंग बप्पी लहरी, जिन्हें संगीत प्रेमी बप्पी दा के नाम से पुकारते थे, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है। 80 और 90 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। स्लीप एपनिया के प्रकार की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सबसे सामान्य प्रकार है स्लीप एपनिया का और यह तब होता है जब नींद में गले की मांसपेशियों की शिथिलता के चलते श्वसन मार्ग आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध होने लगता है और इसमें जोर से खर्राटे आने लगते हैं।
इस बीमारी में सोते समय 10 सेकंड के लिए सांस रुक जाती है और इससे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर गिरता है और कुछ सेकंड में मस्तिष्क मांसपेशियों को संकेत देने में विफल हो जाता है, यानी मस्तिष्क शून्य जैसा हो जाता है। रात में कई बार यह समस्या होती है। सुबह के वक्त यह समस्या ज़्यादा होती है। इसका लक्षण है जोर से खर्राटे आना यानी स्नोरिंग, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, अनियमित दिल की धड़कन यानी इर्रेगुलर हार्ट बीट और मधुमेह। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। मेघनाथ साहा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रोफेसर मेघनाथ साहा के एक सिद्धांत ऊंचे तापमान पर तत्वों के व्यवहार को यूरोप के प्रमुख वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने संसार को एक विशेष देन कहा था। दूसरा, तत्वों के थर्मल आयनीकरण के जरिए सितारों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने के अध्ययन में साहा समीकरण का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। गणित और खगोल भौतिकी विज्ञान के भारत के चमकते सितारे प्रोफेसर मेघनाथ साहा की आज डेथ एनिवर्सरी है। 6 अक्टूबर 1893 को जन्मे मेघनाथ साहा ने भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी का गौरव बढ़ाने के लिए कई कार्य किए। खगोल विज्ञान में साहा समीकरण को वर्षों से प्रयोग में लाया जा रहा है और यह उनकी खास देन है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक मेघनाथ साहा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खगोलविद थे। साहा समीकरण तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जैसी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना का श्रेय प्रोफेसर मेघनाथ साहा को ही जाता है। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा ढाका कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी और बाद में उन्होंने ढाका महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद वर्ष 1917 में क्वांटम फिजिक्स के प्राध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति कोलकाता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में हो गई। अपने सहपाठी सत्येंद्र नाथ बोस के साथ मिलकर प्रोफेसर साहा ने आइंस्टीन और मिंकोवस्की के शोध पत्रों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। वर्ष 1919 में अमेरिका के खगोल भौतिकी जर्नल में साहा का एक शोध पत्र छपा था और यह वही शोध पत्र था जिसमें उन्होंने आयनीकरण फार्मूला प्रतिपादित किया था। यह फार्मूला खगोल शास्त्रियों को सूर्य और अन्य तारों के आंतरिक तापमान और दबाव की जानकारी देने में सक्षम है। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने इस खोज को खगोल विज्ञान की 12वीं बड़ी खोज कहा है। यह समीकरण खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और दूरगामी परिणाम लाने वाला सिद्ध हुआ। उनके इस सिद्धांत पर बाद में कई शोध किए गए। साहा समीकरण के महत्व और उपयोग की बात करें तो तत्वों के थर्मल आयनीकरण के जरिए सितारों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने के अध्ययन में साहा समीकरण का प्रयोग किया जाता है। यह समीकरण खगोल भौतिकी में सितारों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या के लिए बुनियादी उपकरणों में से एक है और इसके आधार पर विभिन्न तारों के स्पेक्ट्रा का अध्ययन कर कोई भी उनके तापमान का पता लगा सकता है। प्रोफेसर साहा के समीकरण का उपयोग करते हुए तारों को बनाने वाले विभिन्न तत्वों के आयनीकरण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है। प्रोफेसर साहा ने सौर किरणों के वजन और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण का भी आविष्कार किया। प्रोफेसर मेघनाथ साहा ने कई वैज्ञानिक संस्थानों, समितियों जैसे नेशनल अकादमी ऑफ साइंस, इंडियन फिजिकल सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग और कलकत्ता में परमाणु भौतिकी संस्थान का निर्माण करने में मदद की थी। वर्ष 1947 में साहा द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम उनके नाम पर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान और संस्कृति पत्रिका की स्थापना की और 16 फरवरी 1956 यानी अपनी मृत्यु तक इसके संपादक रहे। प्रोफेसर मेघनाथ साहा का संपूर्ण जीवन भारतीय विज्ञान, भौतिकी और देश की उन्नति को समर्पित रहा। प्रोफेसर मेघनाथ साहा के सिद्धांत ऊंचे तापमान पर तत्वों के व्यवहार को यूरोप के प्रमुख वैज्ञानिक आइंस्टीन ने संसार को एक विशेष देन कहा। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रोफेसर साहा एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने देश की आज़ादी में भी योगदान दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हुए मेघनाथ साहा क्रांतिकारियों के संपर्क में आए थे और इसके बाद उनका संपर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद से भी रहा। भारत और उसकी समृद्धि में विज्ञान के महत्व को रेखांकित करने वाले प्रोफेसर मेघनाथ साहा का आधुनिक और सक्षम भारत के निर्माण में अप्रतिम योगदान है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रोफेसर साहा आम जनता में भी लोकप्रिय थे और वह वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा के चुनाव में कलकत्ता से भारी बहुमत से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतकर आए थे। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा होगा।
अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।